हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा वीटी सर कहीं फंस गए हैं या क्या है पता नहीं, अभी मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो कहीं वो, ठीक है, तो वो मेरी जगह क्लास ले लेंगे। अभी उनकी जगह क्लास लेने में आ गया। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। आज उनकी क्लास भी एक्चुअल में, ठीक है, तो उनकी क्लास एक की जगह, सवा की जगह से 1:30 बजे से होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1:30 बजे होगी, 15 मिनट आगे, क्योंकि 15 मिनट मैं, ठीक है, यूटिलाइज करूंगा उसको, है ना। ऑल परफेक्ट, ओके। कल में भी इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे। बस आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और द्रोणा के अंदर मैं एनसीईआरटी करा ही रहा हूं। ठीक है, कल मैंने आपसे पोल कराया था, तो पहले मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी प्रॉपर तरीके से अब स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 लेक्चर में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा दूंगा। ठीक है, ओनली 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है, वैसे एक में भी करा देता, बट 2 में करा रहा हूं, जिससे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को परफेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, एकदम कंसेप्चुअली आपके ब्रेन में सेट कर पाऊं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब बता पाऊं। ठीक है, तो यार लाइव आ जाना। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चैट प्राइवेट, ओके ओके ओके। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके, अच्छा, बच्चों को पता ही नहीं है कि आज क्लास, हाँ, अचानक से हुई है ये क्लास चेंज, है ना। हाँ, आप समझो द्रोणा के अंदर, भाई द्रोणा एक बार सीरीज पूरी कंप्लीट करने दो। ठीक है, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी, क्योंकि द्रोणा टोटली एनसीईआरटी बेस लेके चल रहे थे हम। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन लेके चल रहे थे, तो वो द्रोणा पूरी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक रिवीजन सीरीज हम चालू करेंगे उसके बाद। ठीक है, मेरे से 3 चैप्टर बचे हैं द्रोणा के अंदर, टोटल 5 लेक्चर बचे हैं। ठीक है, 2 लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर एक लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगेन रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन ही तो है यार, और क्या है। ठीक है, और अगेन 2 लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, क्लियर है। तब तक आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यहाँ लगभग लगभग खत्म होने वाला होगा, तो उसका भी वहां रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन भी हो रहा है एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, और यहाँ भी कवर हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो बस मेरा, और फिर लास्ट में एक रिवीजन सीरीज और लेके चलूंगा मैं, जिसके अंदर ओनली कुछ फ्लो डायग्राम्स के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब एक अलग ही तरीका होगा वो। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से, बस कुछ लाइनों के अंदर ही हम बहुत सारी बातें गागर में सागर भर देंगे। ठीक है, पर वो उसी के समझ में आएगा जिसने परफेक्टली पढ़ा है एक बार। ठीक है, वो एक अलग तरीका है। वो कुछ कहते हैं ना, वो एक स्मार्ट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उस टाइप के, तो वो एक अलग है, वो सीरीज अलग चलेगी। द्रोणा के अंदर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर आपको कंसेप्चुअल समझनी है, एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन उठता है, तो वो आपको क्लियर द्रोणा से हो जाएगा। ये तो खैर डिटेल सागर है ही अपना। ठीक है, हर चीज कंसेप्चुअल चल रही है। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत बेसिक बातें बता दी थी आपको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। 4 एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला नेशनल लेवल पर प्रोग्राम लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, 1951 कब किया था जरा बताओ, 1951 याद रखना। ठीक है, एक बार लिख दो उस वाली बात को, 1951। पॉडकास्ट भी चलेगा, वो अलग सीरीज होगी। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट आपके रिवीजन में हेल्प करेगा बिना देखे, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक अलग ही अल्टीमेट चीज है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जो मैं उस रिवीजन सीरीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो कुछ, मतलब एक अलग ही तरीका है। ठीक है, उसको मैं करूँ 1951, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एक बार मैं पढ़ा दूंगा फिर तो सब फॉलो करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, करते ही हैं लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का अपना भी स्मार्ट तरीका होता है, बट वो मैं चाहता हूँ वो उनको भी करना चाहिए, नई नई चीजें लोगों को लाना चाहिए। ठीक है, पर कई लोग डरते हैं यूट्यूब पर उन चीजों को लाने में। ठीक है, उनको लगता है फिर कॉपी हो जाती है, पर अब जो भी है, ठीक है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ठीक है, पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे अब कोई डर नहीं है। ठीक है, उठा करके मैं लेके आ रहा हूँ बढ़िया तरीके से, एक अलग बिंदास तरीके से वो सीरीज, पर वो सीरीज अभी नहीं होगी, वो सिलेबस एंड हो जाने के बाद होगी। टोटल सिलेबस एंड हो जाने के बाद होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी रिवीजन के लिए द्रोणा आपका चल रहा है।
द्रोणा खत्म करूंगा, बैच खत्म करूंगा, फिर एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और हर संडे को मैं कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रहा हूं, हर संडे को भी यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। लाइक असर्शन रीजन, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, ठीक है, ये मैं संडे को करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन, क्वेश्चन सेशन, ठीक है, वो भी रिवीजन ही है। इनडायरेक्टली मैं एग्जाम तक कितने बार इतने तरीके से रिवीजन करा दूंगा कि क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलो, अच्छा, बच्चे को पॉडकास्ट नहीं पता, पॉडकास्ट मटा, कानों में स्पीकर लगा लो और धीमी धीमे तरीके से, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, वहां पिक्चर नहीं आती, ठीक है, मेरी बस मेरी फोटो आती रहेगी बोलते हुए ऐसे। तो एक तरीके से पूरी कहानी की तरह पूरे चैप्टर को हम आपको मतलब सुना देंगे, समझ रहे हो। उसमें लिखने का नहीं होता, सिर्फ एक माइक लगा करके सुनाने का होता है, लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। उसको पॉडकास्ट बोलते हैं, बच्चों को नहीं पता, कोई नहीं, ठीक है। तो वापस आ जाओ। हाँ, सर वेब में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? चलो ठीक है। नहीं नहीं, कल क्लास हुई थी भाई मेरी, कल भी क्लास हुई थी। क्लास तो मेरी, मैंने तीन भाई, आज भी कल भी क्लास थी मेरी, आज भी क्लास और कल भी क्लास रहेगी। आप समझ गए ना, कल भी क्लास रहेगी और कल वाली क्लास के अंदर मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, ठीक है। हाँ, चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये क्लियर था। फिर मैंने बताया था कि भाई इस जो प्रोग्राम था इस बाद में आकर के इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमने चाइल्ड हेल्थ केयर भी जोड़ दिया, ठीक है। तो आरसीएस का नाम रख दिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। आगे जाकर के अगर हम बात करते हैं तो इस आरसीएस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया को यूज किया, ठीक है। इसमें और भाई मीडिया को तो यूज किया, पर किसने पार्टिसिपेशन किया? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओज, ठीक है। और किसका रोल होना चाहिए? भाई पेरेंट्स का होना चाहिए, टीचर्स का होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्लोजली रिलेटिव्स का होना चाहिए, फ्रेंड्स का होना चाहिए, और स्कूल को भी इंकरेज करना चाहिए सेक्स एजुकेशन को, ठीक है, सिलेबस में ऐड करने के लिए। बट हाँ, अब ऐड हुआ है, 12th स्टैंडर्ड पर आकर के ऐड हुआ है, 9th 10th स्टैंडर्ड पर ऐड नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैग तो नहीं कर रहा ना? हाँ, नहीं कर रहा, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे हमने बात की थी बेटा कि भाई किस चीज की अवेयरनेस, तो मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे आपको, ठीक है। एडोलसेंस रिलेटेड उसमें चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, ठीक है, जो, और सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस अगर नहीं होती हैं तो एड्स और एसटीडी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इन सब की अवेयरनेस जरूरी थी, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई? दो टाइप के ग्रुप चूज हमने चॉइस किए, ठीक है। एक तो फर्टाइल ग्रुप और एक मैरिजेबल एज ग्रुप। तो इनको हमने डिफरेंट टाइप की एजुकेशन दी, हमने इनको बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है, गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फिर भी अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर कितनी जरूरी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, पोस्ट नेटल यानी जन्म देने के बाद मदर की और फीटस की केयर, मतलब उसकी बेबी की, चाइल्ड की केयर कितनी जरूरी है, और ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये सब बताया हमने, ठीक है। यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी हमने, कहा मेल और फीमेल बेबी अगर है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा नहीं है कि मेल की चाहत में फीमेल की लाइन लग गई, ऐसा नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो दोनों को, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम, मतलब परिणाम क्या होगा, ठीक है, वो हमने समझाया, ठीक है। और ये बेसिक मतलब ये चीजें थी जो कि पता होनी चाहिए जो अवेयरनेस के लिए। अच्छा, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया हमने? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमने इसको हायर किए, हमने वहां पर मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक लेवल पर प्रॉब्लम्स आती हैं, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एटसेट्रा, इनमें वो हेल्प करेगी, ठीक है। इसके इतना सफिशियंट था नहीं, टाइम टू टाइम एक अच्छी टेक्निक का भी मतलब इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस डिस्कवर की। एमनियोसेंटेसिस का मेन रोल था, जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर थे, 4 मैंने लिखाए थे, इन चारों को याद रखना है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, हीमोफीलिया एटसेट्रा। तो इनको ध्यान रखना है आपको, ये इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक को बनाया गया था। बट मिस यूज क्या हुआ इसका? मिस यूज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। समझ रहे हो, भ्रूणी अवस्था के अंदर आप लिंग का परीक्षण कर लोगे तो मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। उस समय कुप्रथा थी कि भाई फीमेल है तो बहुत ज्यादा दहेज लेके जाएगी, तो मतलब बहुत सारी कुप्रथाएं जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि फीमेल बेबी हो, ठीक है। आप समझ रहे हो, मेल की चाहत होती थी कि मेल बहुत सारा दहेज लेकर के आता था। इसके अलावा भी मेल
कुल या वंश को चलाता था, फीमेल कुल या वंश को नहीं चलाती थी, वो किसी और कुल का पार्ट बन जाती थी। तो इस तरीके से लोगों की चाहत थी यार कुल और वंश को चलाना है तो मेल ही चाहिए, ठीक है। इस वजह से फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ते चले गए, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये बहुत पहले की बात है। और एक उस समय एक धारावाहिक, एक सीरियल भी आया था, इस देश ना आना मेरी लाड़ो करके एक था, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बट हाँ काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। एजुकेशन भाई सीधी सी बात है, एजुकेशन बढ़ेगी तो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, ठीक है। पर कई मायने के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी सब उल्टा पुल्टा करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ मटेरियल का मतलब है जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हुए, मेडिसिन हुए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें अगर मटेरियल, सब इसी को मटेरियल बोलते हैं। भैया आप जो ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो मटेरियल्स हैं, अगर मटेरियल ही नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। तो ये यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ गए थे, तो इस प्रोग्राम के अंदर ही इसको लीगली लीगली ठीक है, इसको रोका गया। इसके लिए एक्ट बनाया गया कि अगर कोई पेरेंट्स अपने फीमेल फीटस को मतलब किल कराता है, एबॉर्ट कराता है, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगा और डॉक्टर का भी लाइसेंस रद्द रद्द कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो डॉक्टर की प्रैक्टिस पर। समझ रहे हो ना चीजें रियलिटी में इंडिया के अंदर क्या होती हैं, जिसको बैन करते हो वो चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। हाँ, फीमेल फीटिसाइड, फीटिसाइड का मतलब होता है कि भ्रूण हत्या, ऐसे क्या समझ समझ लो, ठीक है। हाँ, फीटिसाइड का मतलब है भ्रूण हत्या, ठीक है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर था बिल्कुल, ठीक है। फिर आगे जाकर के हमने आपको उसको लिंक किया था, ठीक है। इस प्रोग्राम का और ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके अंदर हमने सहेली नाम की एक टैबलेट को इंक्लूड किया था, जिसको डिस्कवर किया था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्टों ने, ठीक है। क्योंकि तब तक जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे वो स्टेरॉयडल थे, ठीक है। लाइक माला डी, माला एन, डेली के नाम से आते थे। फीमेल्स को ये टैबलेट रोज खाने पड़ते थे, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा था। जब आप प्रोजेस्टेरोन बाहर से खाओगे 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 तो सारा सिस्टम रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, तो उन फीमेल के पीरियड्स रुक जाते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना होते हुए भी उनको प्रेगनेंसी जैसी फीलिंग आती रहती थी, जिसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट थे इसकी वजह से, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया आगे जाकर के इस सहेली टैबलेट ने, क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल थी, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं थे, इसमें सेंट्रोमेन था, जो एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी रखता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है। जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, जब एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी, और जब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इनडायरेक्टली ये इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है। कौन कौन? सहेली, ठीक है। और दूसरी, भाई अब तक जो टैबलेट चलती थी उनको डेली लेना पड़ता था, ठीक है, बट इसको वीकली लेना पड़ता है, ठीक है, वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक गोली। समझ में आया नहीं आया? अभी रिवीजन ही करा रहा हूँ लास्ट क्लास का, ठीक है। हाँ, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आइडेंटिफाई इसमें करते थे, बिल्कुल सही, ठीक है। सहेली की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सहेली तक क्लियर था, यहां तक ये इनका मतलब एक तरीके से पूरी डिस्कवरी थी और उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में 2 स्लाइड मिस थे जो मैंने आज स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा, तो आज इसको खत्म करा करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट कराऊंगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कल मैंने क्या, कल जो बता दिया था मैंने, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, स्लाइड फिर से ऐड कर दी है मैंने, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में सबसे पहले पता होनी चाहिए पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। अभी कुत्ते की पॉपुलेशन, गधे की पॉपुलेशन, घोड़े की पॉपुलेशन, समय, किस समय की पॉपुलेशन जानना चाहते हो, ठीक है, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, स्थान, जगह, भाई कहां की पॉपुलेशन, ठीक है। समझ रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन या किसी और कंट्री की पॉपुलेशन, या इंडिया में किसी स्टेट की पॉपुलेशन। तो ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एक तो आपको पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए, किस स्पीसीज की बात कर रहे हो, एरिया पता होना चाहिए, और अ पर्टिकुलर टाइम। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तब आप जाकर के पॉपुलेशन को डिसाइड कर सकते हो। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अब पॉपुलेशन काउंटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना, जनगणना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल टर्म है इसका सेंसिस, जनगणना या सेंसिस, ठीक है। आपको पता होगा हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, सेंसिस होती है। अभी 2021 और 2 में ये हुई थी, ठीक है। और 2021 और 2 के हिसाब से देखोगे तो लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.38 बिलियन हो चुकी है। समझ रहे हो, 1.38 बिलियन हो चुकी है, बिलियन, मिलियन नहीं बोल रहा हूं मैं, बिलियन। इंडिया, सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है।
तो इंडिया की पॉपुलेशन नो डाउट बहुत बढ़ती जा रही है, क्लियर है बिल्कुल। तो पहली जनगणना इंडिया में, हर कंट्री में होती है, इंडिया में कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस 1872 में हुई थी, जो हर 10 ईयर, एवरी 10 ईयर के अंदर होती है, ठीक है। और अभी इसको अपडेट नहीं किया, मैंने कल आपको बताया भी था एनसीईआरटी में, ठीक है। अभी लेटेस्ट हुई है 2021 एंड 2022 के अंदर, अभी लेटेस्ट हुई है, पर एनसीईआरटी इसको अपडेट करेगी आगे जाकर के, ठीक है। जनगणना उसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग जो अभी आया ना जो डेटा, वो उसके अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो ये दो स्लाइड मिस थी जो मैंने आज ऐड कर दी है, ठीक है। अगर हम देखें द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, अब दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, जरा मैं समझना, 1900 की बात कर रहा हूं मैं, इससे थोड़ा डेटा समझ में आएगा किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर मैं 1990 की बात, 900 की बात कर रहा हूं, 19 की, तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। और आज के डेट में इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है। मतलब हम 1900 के हिसाब से देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर पहुंचने वाले हैं। समझ रहे हो किस स्थिति में पॉपुलेशन की स्थिति है? मतलब क्या होगा पता ही नहीं, क्योंकि तभी तो क्यों हम दूसरे प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं, पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंसान को अपनी स्पीसीज को बचाना है तो वो नए प्लेनेट पे लगा हुआ है, कभी मार्स, कभी समझ रहे हो मून, आए दिन जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मतलब जीवन किसी और प्लेनेट पर पहुंचाने के चल रहे हैं, ठीक है। अर्थ पर क्या होगा पता नहीं, हाँ, साइंसेस। फिर समझना, जो 2 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन थी 1900 में, मैं 2000 की बात कर रहा हूं, जब बहुत पुरानी नहीं, बहुत लेटेस्ट, जो 6 बिलियन हो गई, एक गुना दो गुना नहीं हुई है, समझ रहे हो भाई? दो गुना का मतलब 4 बिलियन हो जाती, डबल, पर ट्रिपल हो गई भाई, ट्रिपल। 1900 से 2000 में पहुंचोगे, ये पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई, 6 बिलियन हो गई, समझ रहे हो? और अब 11 की मैं बात करूं, जो लेटेस्ट, जो लास्ट निकल के गई है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है 11 में, 7.2 बिलियन, यार बहुत होती है 7.2 बिलियन, जिसमें इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन 1 पॉइंट, ठीक है, अभी लेटेस्ट के हिसाब से 1 पॉइंट, ठीक है, 3 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। ये बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन इंडिया से कर रहा हूं, एक बार थोड़ा समझ में आएगा डेटा आपको। अगर मैं लगभग बात करता हूं एट द टाइम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंसी के टाइम पर, इंडिपेंडेंसी के टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, स्वतंत्रता के टाइम पर कितनी थी? 350 मिलियन, सिर्फ 350 मिलियन, ठीक है। इंडिया में लोग इतने ज्यादा स्वतंत्र हो गए, इतने ज्यादा स्वतंत्र हो गए, ठीक है। भाई पहले देश की आजादी में लगे थे तो टाइम नहीं था, ठीक है। देश की आजादी होते ही तो मतलब फ्रीडम इतनी ज्यादा मिल गई कि ये पॉपुलेशन यहां से यहां और यहां पहुंच गई, समझ रहे हो? 350 मिलियन से लेकर के 2000 में 1 बिलियन पहुंच गई। अरे यार डबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डबल से भी बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हो? 2000 में आकर के कितनी पहुंच गई? 1 बिलियन। और 11 में कितनी पहुंच गई? 1.2 बिलियन। आप समझ रहे हो लेटेस्ट कितनी है? 1.3 बिलियन, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब देखें तो उसके हिसाब से लगभग लगभग बराबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अभी पढ़ाऊंगा परमानेंट मेथड, ठीक है। उसमें वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वासेक्टोमी सर्जरिकल मेथड होता है, बहुत मतलब 5-10 मिनट में एक सर्जरी हो जाती है, ठीक है। वास डिफरेंस को कट करके बाहर निकालते हैं, कट कर दिया जाता है और फिर वापस डाल दिया जाता है टेस्टिस के अंदर। जगह जगह उसने कैंप लगा दिए थे कि हर चौराहे पर कि कोई भी मेल निकले पकड़ो उसकी वासेक्टोमी कर दो, ठीक है। चाहे वो शादीशुदा हो या समझ रहे हो ना हो, उठा करके वासेक्टोमी करनी है, इतना ज्यादा मतलब कहर था। ऐसी चाइना में भी था, पर चाइना के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होते हैं, वहां बहुत कंट्रोल किया गया है। बट इंडिया के अंदर समझ रहे हो, और चाइना बहुत विकसित है, ठीक है, इसलिए वहां ओल्ड एज पर्सन को बहुत मतलब केयर करते हैं, तभी तो वहां ओल्ड एज पर्सन की नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस नहीं हो पा रही है, कंट्रोल तो कर लिया उन्होंने, न्यू जनरेशन को कंट्रोल कर लिया है, पर ओल्ड जनरेशन भी मेंटेन है, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। बट हम लोग न्यू जनरेशन अनकंट्रोल है, आप समझ रहे हो, और ओल्ड एज की केयर नहीं कर रहे, ठीक है। इस वजह से इंडिया का ओवरऑल देखोगे तो रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। रेशियो अगर निकालोगे
वर्ल्ड और इंडिया का, तो 6 और 1 का रेशियो है। पर ये किसकी बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, 2001 सेंसस के अनुसार, ठीक है, लगभग 2000 या 2001 के आसपास, 1 साल का आगे पीछे होता है, ठीक है। ये 6 बिलियन है, और इंडिया के अंदर यहां पर कितनी है, 1 बिलियन है। यानी 6:1 का रेशियो है, 6:1 का। तो पूछेगा किस सेंसस के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन ये आएगा। वर्ल्ड और इंडिया का जो रेशियो है 6, ठीक है, 6 और 1 का रेशियो है, ये किस सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 2000 भी पूछ सकता है, 11 भी पूछ सकता है, लेटेस्ट 23 भी, 21 भी पूछ सकता है, इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये 2000 के हिसाब से या 2001 के हिसाब से एक ही बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी इसके हिसाब से कह सकते हो कि दुनिया में हर छठवां इंसान, एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, दुनिया में हर छठवां इंसान हिंदुस्तानी है, इंडियन है। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझ में आया नहीं आया, यस या नो? हाँ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए भाई। नहीं, सही बात है, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। यानी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, तभी तो भाई एनसीईआरटी में पॉपुलेशन को समझाया कि इतनी भयानक स्थिति है। उसके बाद हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे कि भयानक स्थिति है, इसलिए इन मेथड को यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो विस्फोट होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, खतरनाक, ठीक है। चलो, ये डेटा आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी ने 2 लाइनें और दे रखी हैं। एनसीईआरटी बोलती है 2001 और 2011 के अनुसार, जो रेट की बात की है, दर की बात की है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट जो आई है, समझना, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है। मतलब हर साल 1000 लोगों में नए 17 लोग बढ़े हैं, समझ रहे हो? तो ग्रोथ रेट क्या रह गई, 1.7%। यानी हर साल, 1 साल में 1000 इंडिविजुअल को हमने सेलेक्ट किया, उस आबादी में लगभग 17 नए ऐड हुए हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। और अगर मैं देखूं 2011 में, ये तो 2001 के अनुसार है, टू, ठीक है, 2011 के अनुसार 2011 सेंसस की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ये ग्रोथ रेट पहले से और बढ़ गई, ठीक है, वाज लेस देन 2%, मतलब बढ़ी है, इससे तो बढ़ी है, 2% बहुत होता है, ठीक है। आप समझ रहे, 2%, लगभग 20 पीपल लोग 1 साल में 1000 इंडिविजुअल में बढ़े हैं। यानी ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, ग्रोथ रेट बढ़ी है। ये अलार्मिंग कंडीशन है, इट इज इमरजेंसी, समझ रहे हो ना? तो 2 डेटा दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू 2000 या 2000 बने की बात है, और अकॉर्डिंग टू 2011, ये 2 सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उनके अनुसार 2000 के अंदर जो ग्रोथ रेट थी 1.7 थी, जो 2011 में आकर के अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 2% के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। समझ में आया नहीं आया? बीएमएस सर, ओके। क्लासेस अभी आपने बताया है, तो मैं एक बार चेक करता हूं अपलोड हुई है नहीं हुई है, ठीक है। 2 चाइल्ड पॉलिसी कर देनी चाहिए। अरे, अब इंडिया है भाई, यहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ बोर्ड बैंक है, ठीक है। कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं की जा सकती, समझाया जा सकता है कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर तुम्हारी बुद्धि काम कर जाए, ठीक है, अकल हो तो समझ लो, नहीं अकल हो तो भाई ढाक के 3 पात, वही है, वही करेगा इंसान, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि जबरदस्ती करा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड बैंक का सारा खेल है, समझ में आया? सारा खेल बोर्ड बैंक का है, और हर कोई लालची है, बोर्ड चाहिए उसको, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। समझा रहे हैं कि हाँ भाई, हम दो हमारे दो, मतलब तू, ठीक है, चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाओगे तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 नहीं होगा, और रिप्लेसमेंट लेवल 0 नहीं होगा तो मामला बिगड़ेगा, लोग आपस में लड़ेंगे, चीजें लिमिटेड होंगी, जैसे सीटें लिमिटेड हैं हर जगह, चीजें लिमिटेड होंगी, तो उनको लेने के लिए आपस में लड़ाइयां होगी। तो इवोल्यूशन अच्छी प्रोग्रेस करने के अलावा उल्टा होगा। तभी तो कहा जा रहा है फ्यूचर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ रही है, जब ये मनुष्य, समझ रहे हो, और बेवकूफ होगा, और बेवकूफ होगा, क्योंकि हरकतें बेवकूफी वाली कर रहा है, ठीक है, तब उस समय उसके ऊपर डोमिनेंट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, यही यही है। क्योंकि अब, क्योंकि जो हमारा इंसान का बौद्धिक स्तर था एक जमाने में बहुत हाई था, जब जीडीपी इंडिया की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी,
हम ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हो, जो एटॉमिक एनर्जी है जो आज आप बता रहे हो, ये पहले ही भाभा ने बना ली थी इसको, ठीक है। पर ऐसे लोगों को मार दिया गया था। क्लियर है बिल्कुल। तक्षशिला जला दी गई, नहीं तो उसमें इतनी इतनी साइंटिफिक चीजें थी, इतने हम साइंस में आगे थे इंडियंस कि मतलब कोई दुनिया टक्कर लेने वाला था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी थी इंडिया की, समझ रहे हो। और जब अदर कंट्रीज को पता चला कि नहीं, अगर इंडिया को नहीं अटैक किया गया, और सोचो कितने अटैक झेले हैं इंडिया ने, कितने अटैक झेले हैं। कोई और कंट्री होती, इतने अटैक झेले होते तो खत्म ही हो गई होती, फिर भी आज खड़ा हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हो, तो इतना मतलब हल्का मत लो इंडिया को, ठीक है। समझ रहे हो, फिर भी आज डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, समझ रहे हो, अगर नहीं सुधरे, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, नहीं सुधरे तो एआई डोमिनेंट होगी। आप समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसान को अपनी अंगुलियों पर नचाएगी, ठीक है। इंसान को लगता है कि हाँ भाई, भाई सोच है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है डिफरेंट टाइप की मेमोरी, डिफरेंट टाइप के ब्रेन आपने इनबिल्ड कर दिए। समझ रहे हो, हजारों इंसान की इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर भर दी, तो फिर एक इंसान पर तो वो डोमिनेंट होगी ना भाई, ठीक है। तो चीजें हैं, क्योंकि इंसान अगर नहीं सुधरेगा, क्योंकि इंसान के पास जो अपनी पावर थी, जो मेडिटेशन इन चीजों से पावर आती थी, एक आत्मीय शक्ति, वो खत्म होती जा रही है। अगर किसी बच्चे को, जैसे बच्चे लगते हैं सर रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो अंदर कुछ नहीं है, खोखला है वो, ठीक है। अगर मैं कोई मैं यूट्यूब को एनालिसिस करता हूँ, मेरा यूट्यूब पे जाने का मन इसलिए नहीं करता, कारण भी है, ठीक है, बता दूं। क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस अलग है, ठीक है। अच्छे लोग नहीं है वहां पर। वहां आप कोई गंदा सा कोई भी वीडियो बना के डाल दो, या आप सिर्फ मोटिवेशन डाल दो, चलो हटाओ, ठीक है, सिंपल मोटिवेशन डालो, देखो उसके व्यूज एकदम लैक्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, और आप कोई अच्छा कंटेंट डालो तो कंटेंट देखने कोई नहीं आएगा। एक्चुअल में यूट्यूब पर लोग, समझ रहे हो, सिर्फ वो लोग हैं जो हाईली डिप्रेस्ड हैं। वो लोग हैं जिनको लगता है कि यूट्यूब पर कोई आएगा, उनको चार शब्द कह के जाएगा और उनके अंदर कोई परिवर्तन हो जाएगा, एक जादुई शक्ति आ जाएगी और बहुत बड़ा काम कर लेंगे। वो एक्चुअल में यूट्यूब पर वो लोग हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेवकूफ हैं, ठीक है। हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में बहुत मतलब क्या ना, उनका खुद का मेंटल स्टेटस ही नहीं है, क्या है मेरे समझ। आप ही सर्च करना, उन बच्चों से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी जो वीडियो होती है जो आप लोगों की, ये क्या ऐसी वीडियो हो सकती है, उसके देखो व्यूज देखना कितने होंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब कहीं ना कहीं लोग की थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा कंटेंट पता नहीं क्यों नहीं देखना चाहते लोग, अच्छी चीजें क्यों नहीं चाहते, ठीक है। या इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं लोग, आप समझ रहे हो, सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों पर तो एआई डोमिनेंट होगी, ऐसे लोगों पर तो एआई आगे जा करके, समझ रहे हो ना, दिखाएगी अपना। तो फ्यूचर में वही है, एआई का जमाना आने वाला है, डॉक्टर की जगह भी एआई ले लेगी, आपको पता है, ठीक है। अभी नहीं, मतलब आगे धीरे 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 आगे जाकर के सर्जरी के अंदर एआई काम करेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे सब जगह एआई काम करेगी, इसलिए ठीक है। पर जीनियस लोगों की जरूरत हर समय रहेगी, और जीनियस लोग ही, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं एआई को कंट्रोल करने में अपना लगाएंगे, पर वो बहुत कम लोग होंगे जीनियस, समझ रहे हो। जो जीनियस होगा उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी, हमेशा, ठीक है। क्योंकि एआई को अगर कंट्रोल कर सकता है कोई, जीनियस ही लोग कर सकते हैं। अब जीनियस बनने के लिए वो तो जीनियस नहीं बनते जिनको रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो डिप्रेस ही रहते हैं, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिनमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज उनको जगाना पड़ता है, जाग बेटा तुझमें दम है, पार कर। वो क्या क्या वो मतलब, समझ रहे हो, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ये दो तीन डेटा याद रखने हैं आपको, एनसीईआरटी के डेटा हैं, ये दो स्लाइड मिस थी, मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। चलो, रीजन मैंने बता दिया था कल आपको, पूरा कल समझा दिया था, ये वाला पूरा स्लाइड, ठीक है, मैंने बस ऐड कर दिया है सीक्वेंस बनाने के लिए। कल मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है कल बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। कल का ही स्लाइड है। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन को समझा दिया था कल मैंने आपको। सेक्स और एज का जो रेशियो है, ठीक है, इसको समझा दिया था। ये एनसीईआरटी की दोनों लाइनें मैंने समझा दी थी कल आपको, ठीक है। हम दो हमारे दो, ये जो स्लोगन गवर्नमेंट का स्लोगन है, जितनी भी रेलवे टिकट्स होती हैं, जितनी भी जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें टिकट्स लगती है लेटर को भेजने के लिए, उनकी टिकट्स होती हैं, या गवर्नमेंट का जो भी डेटा, ये चीजें होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सब जगह ऐसे इमेज बने होते हैं, हम दो हमारे दो। गवर्नमेंट बस लोगों को अवेयर कर सकती है जबरदस्ती, समझ रहे हो। इन रूल्स को कह सकते हो, नहीं कह सकती कि भाई दो ही बच्चे पैदा करो, ठीक है। समझा दिया है कि दो करोगे तो रिप्लेसमेंट लेवल ठीक रहेगा, आप बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर पाओगे,
आप उनको एक बड़ा इंसान, एक महान व्यक्ति बना सकते हो, एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आप ज्यादा करोगे तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो बहुत अच्छी पेरेंटल केयर नहीं होगी, बहुत प्रोग्रेसिव चीजें नहीं होगी। ठीक है, बस सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। हाँ, एक ये स्लाइड मिस थी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वन चाइल्ड नॉर्म्स लेकर के आ रही है। अडॉप्ट करो भाई, आप बच्चे ज्यादा पैदा करने की जगह किसी चाइल्ड को अडॉप्ट ही कर लो। ठीक है, बट इंसान की बुद्धि इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है, मतलब सीमाएं क्रॉस हो चुकी हैं। ठीक है, जब मैंने कुछ इसके बारे में पता किया कि क्या होता है वन चाइल्ड अडॉप्ट, गवर्नमेंट क्या इस पर काम कर रही है, तो गवर्नमेंट इतनी टाइट हो गई है। मुझे पता था टाइट क्यों, आप किसी बच्चे को कोई मांगना चाह रहा है, अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो आप क्यों नहीं देते हो उसको। तब पता चला कि जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चों को, वो अपने बच्चे की तरह बच्चे को नहीं रख रहे, लाइक अ नौकर। आप समझ रहे हो, उसको लालन पालन कर रहे हैं नौकर की तरह। और कई लोग तो इतने गिर चुके हैं, उन बच्चों को भी सेल कर देते हैं। समझ में आया, अडॉप्ट किया सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट फिर टाइट हुई। ठीक है, तो इतना आसानी से आज के डेट में वन चाइल्ड अडॉप्ट नॉर्म्स भी नहीं लग पा रहा, मतलब किस हद तक गिर चुके हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते किस हद तक गिर चुके हैं लोग, मतलब। ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है समझो, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, फीमेल की एज कितनी है 18, और मेल की कितनी है 21 ईयर। ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट, अब इसको बढ़ा देंगे ये लोग। ठीक है, करंट के अंदर 18 और 21 एप्लीकेबल हुई नहीं रही। ठीक है, क्योंकि देखा जाए फीमेल 26 के 27 के आसपास मैरिज कर रही है, मेल 30 को टच करके मैरिज कर रहा है, तो रियल लाइफ में तो ये एज बढ़ चुकी है, रियलिटी में एज बढ़ चुकी है। पर साइंटिफिकली देखा जाए, जो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो इट इज अ परफेक्ट एज, पर लोग सेटल ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है इस एज पर। पहले इस एज पर आकर के लोग मैच्योर थे, आज की डेट में लोग बड़े हो जाने के बाद, बुढ़े हो जाने के बाद ही मैच्योर नहीं है। समझ रहे हो, अकल बुद्धि का स्तर बहुत गिर चुका है, तो क्या फिर क्या गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो 18 और 21। ठीक है, लड़कियों की उम्र कम होती है, लड़कों की उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों का मेंटल स्टेटस मैच्योरिटी अर्ली आ जाती है। ठीक है, साइंटिफिकली साइंटिफिकली। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर तो खेल ही अलग है, पता ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, साइंटिफिकली चीजें कुछ ऐसी हैं, इस वजह से इस एज को रखा गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया। देखो, जो बच्चे लिख रहे हैं ना चाइल्ड अडॉप्ट के ऊपर, गवर्नमेंट को और टाइट होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या है, तुम बताओ, गवर्नमेंट क्या है, क्या होती है गवर्नमेंट। आप मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, भाई आप और हम ही तो हैं। आप और हम किसी को चुन करके लाते हैं कि भाई अब तू शासन कर। ठीक है, फिर हटता है, फिर दूसरे को लेके आते हैं। क्या आप वोट देते हो, क्या आप किसी को वोट देने के समय सोचते हो कि हम किसको चूज कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज क्या है, क्या उसने पहले ये चीजें की या नहीं की। ठीक है, वो अपना पेट भर रहा है, क्या भर रहा है, अरे सब सब सिस्टम, समझ रहे हो ना। लिखने से कुछ नहीं होता है, सबसे पहले खुद को, हम आपको सबको सही होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आप सोचोगे कि हाँ, आप समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है लिखने से कि सरकार को ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ वोट बैंक की राजनीति होती है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर यही चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएं, ठीक है, कि उसको वोट बैंक की चिंता नहीं है कि ये नॉर्म्स है, ये इंडियंस के लिए बहुत असेंशियल है, नहीं हुआ तो बहुत डेंजरस कंडीशन है, उसको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, वोट बैंक। ठीक है, चलो आ जाओ, समझ में आया नहीं आया। हाँ, सारा खेल यहां से है, थॉट प्रोसेस, बिल्कुल थॉट प्रोसेस से है, बिल्कुल थिंकिंग। क्योंकि मुझे एक्चुअल में ये आज, एक्चुअल में आप बच्चे हो, मैं रियल कह रहा हूं, बच्चों को नहीं पता रियल लाइफ में लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है। आप अभी घर में हो, ठीक है, आपको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, लोग किस हद तक गिर चुके हैं। ये एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तब समझोगे आप रियलिटी को। अभी आप बहुत छोटे, आपको लग रहा है कि आपकी जो एज है ना, वो एज है, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, जो 12-13 साल से लेकर के 18 और 20 साल तक के बीच की जो एज होती है ना, एडोलसेंस, इसमें बच्चे को लगता है कि मुझसे इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी उस एज से गुजरा हूं ना, सभी को, हर कोई गुजरा है उस एज से, यार आप उस एज में हो। मुझसे इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, और समझ रहे हो, और बस जहां ये चीज आ गई, समझ लो सबसे ज्यादा सबसे तेजी से बेवकूफ उसी को बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसके मन में ये चीज आ गई।
समझ रहे हो? तभी तो ऐसे बच्चे जितने भी केस होते हैं, जितने भी डाइवर्ट होते हैं, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इसी एज के बच्चों में होते हैं। ड्रग एडिक्शन होता है, इसी एज के बच्चों में होते हैं। जितने भी चीजें होती हैं और जितने भी जो जो बड़े बड़े, ठीक है, ग्रो है, लाइक रैकेट्स, ठीक है, जो इन बच्चों को टारगेट करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में, रियल में, अगर आपका कोई अपना है तो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, रियल बता रहा हूं, और कोई रियलिटी है, पर आपको समझ में नहीं आएगी। तो समझ में कब आएगी? जब आप 30 साल के हो जाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओगे, रियल में लोगों को समझोगे, तब समझ में आएगी, ठीक है। और सबसे बुरे कौन लगते हैं हमें? मतलब सबको आपकी एज पे पेरेंट्स ही बुरे लगते हैं, क्योंकि उनको वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये नहीं करना है बेटा, वो करना है, वो नहीं करना, तू हमें ऐसे, समझ रहा है मेरी बात? तो एक्चुअल में दोस्त अगर मिल जाएगा, दोस्त कहेगा भाई तू कर, ये तू कर ये वाला काम, ठीक है। तो बस जो कहता है आपको करने को, रोकता नहीं है, तो आपको वो अच्छा लगेगा, जो रोकेगा वो आपको बुरा लगेगा, पर रियलिटी में वही है आपके हैं, और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आ जाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रूल समझ में आ गया, वन चाइल्ड नॉर्म्स 18 और 21 ईयर, ये बस ये पूरी मतलब पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला, ठीक है। तभी गवर्नमेंट ने तुरंत एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर यहां पर पहले पॉपुलेशन के बारे में बताया कि यार पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, इट इज अ डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन। इसलिए इसके बाद तुरंत कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात की है इन्होंने, ठीक है, कि मार्केट में कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अवेलेबल हैं, कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ठीक है, फर्टाइल कपल को, स्पेशली मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल को, या आफ्टर मैरिज जो कर चुके हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और उनको एजुकेट भी किया जा रहा है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे इस तरीके से ये, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म्स, और ये भी है, हम दो हमारे दो, एटसेट्रा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे आ जाओ। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा इनको, ठीक है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तरफ बताऊंगा आपको परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड का मतलब है जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है एक बार आपने करा लिया तो फिर आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। ये मेल के केस में भी होते हैं और फीमेल के केस में भी होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब है जब तक आप इनको यूज करोगे बेबी कंसीव नहीं होगा, और यूज करना बंद कर दोगे तो बेबी कंसीव हो जाएगा, सिंपल सी बात, समझ रहे हो? तो बेबी कंसीव, सब समझ गए ना मेरी बात? एक परमानेंट मेथड और एक टेम्परेरी मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने एक पैरा में 4 लाइनें लिखी हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकते हैं, आप समझना। काजल लिखती है सर मुझे कभी नहीं लगता, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था कि बच्चों की थॉट प्रोसेस क्या है। फिर धीरे धीरे मैं ऑफलाइन में आया, ऑफलाइन के अंदर बच्चों से रूबरू हुआ, मतलब बच्चे थोड़ा सा मुझसे टच अटैच होते थे और अपनी बात बता देते थे कि सर ऐसा, सर ऐसा, सर वैसा, जो भी है, ठीक है। कई बच्चे कोटा में 6-6, 7-7 साल से रह रहे हैं, घर जाना उनको पसंद नहीं है, ठीक है। वो अपनी चीजें बताते थे, फीलिंग बताते थे, तो मुझे खुद अंदर से मतलब गिल्टी सी फील होती थी। आखिर इन बच्चों के संग ऐसा क्या हुआ कि ये घर से इतना ज्यादा नाराज है, ठीक है, मतलब क्या है समझ नहीं पा रहा हूं। बट मैं रियल बोल रहा हूं कि अगर कोई आपका अपना है तो वो पेरेंट्स हैं, बाद बाकी का तो दुनिया में सिर्फ आपको लोग यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, पर ओनली यूटिलाइज करेंगे, ये मतलब और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो इंसान को समझ में बहुत देर में आता है, तब तक समय निकल चुका होता है, ठीक है, समय रिवर्ट नहीं होता, ठीक है, समझे? अब वापस आ जाओ, ठीक है, गुरुदेव है, ठीक है। तो समझना अब थोड़ा सा, ठीक है, मैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पे जा रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इनका जो मेन मैकेनिज्म है, मतलब ये किस चीज को प्रिवेंट करते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाएंगे। एम्स में पूछा गया है ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। ये रिपीट हुआ एक दो बार, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना होगा आपको, मेन प्रोसेस क्या है, कंसेप्ट क्या है, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली, इसको यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, भाई अवेलेबल है ही नहीं, अमेरिका में मिलता है तो कहां कोई इसको यूज करेगा, बेकार है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। सर अमेरिका का मतलब है तुम रहते यहां पर हो, 100 किलोमीटर दूर मिलता है, वो वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव भी हो, ठीक है, और रिवर्सिबल विद
नो और लेस साइड इफेक्ट, जो पॉसिबल नहीं है यार, बहुत कम होते हैं जिनके साइड इफेक्ट ना हो, नहीं तो इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, और रिवर्सिबल भी बहुत कम ही होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, नहीं तो बाद बाई केस में यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है, आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो शुड नो वे इंटरफेयर विद सेक्चुअल ड्राइव या डिजायर, और ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में, ठीक है, इंटरफियर करे, ठीक है, इरिटेट करे, तो वो कौन यूज करेगा उसको, कोई यूज नहीं करेगा, तो वो आइडियल नहीं है, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, इन पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनमें से कोई 2 या 3 पॉइंट या 1 पॉइंट रख देंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, साइड इफेक्ट न के बराबर हो या ना हो, ठीक है, और रिवर्सिबल हो, इफेक्टिव हो, आप समझ रहे हो, और सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में कोई हिंडरेंस क्रिएट ना करे, इंटरफियर ना करे, ठीक है, बेसिक सा है, आगे चलते हैं। अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ए और बी, ए है टेम्परेरी और बी है परमानेंट, तो आज का टारगेट मेरा टेम्परेरी है, ठीक है, और कल का टारगेट होगा मेरा परमानेंट वाला, परमानेंट तो छोटा सा ही है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, तो कल मैं चैप्टर शायद एंड कर दूंगा, क्योंकि कल परमानेंट वाला कराना है मुझे, एमटीपी करानी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और सीधे इनफर्टिलिटी पर आ जाएंगे, 3 टॉपिक हैं, कल वाले से क्वेश्चन आता ही आता है जो कल कराऊंगा मैं, ठीक है, आज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो पहले मैं टेम्परेरी करा रहा हूं, टेम्परेरी का मतलब है जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो रिवर्सिबल है एक तरीके से, वो टेम्परेरी है, आप यूज करोगे काम करेंगे, यूज नहीं करोगे काम नहीं करेंगे, ठीक है, और उनको परमानेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको स्टेरिलिटी मेथड बोलते हैं, करा लिया तो स्टेरिलिटी का मतलब है फिर बेबी कंसीव नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत बहुत पुअर है, आप उनको रिवर्सिबल यानी वापस उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते, समझे या नहीं समझे, यस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेम्परेरी, और टेम्परेरी में हम बात करेंगे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड का मतलब है जिनमें किसी डिवाइस डिवाइस को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर चलते हैं, ठीक है, नेचुरली लोग यूज करते हैं क्योंकि कुछ खरीदना नहीं है, कुछ समझ रहे हो ना, कहीं भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, पर फेलियर चांस सबसे ज्यादा इन्हीं की होते हैं, नेचुरल मेथड है, इसमें कुछ यूज यूज नहीं करना आपको, ओनली कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, और फेलियर चांस अगर सारे मेथड में पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा किसके होते हैं, नेचुरल मेथड के, ठीक है, समझ, फेलियर का मतलब है इनको यूज करने से मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम नहीं करते, मतलब फेलियर चांस ज्यादा है इनके, समझ गए होगे, ठीक है। दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग, यानी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ये स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये कंसेप्चुअल चीजें पूछी जा सकती हैं, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, जो फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमीट के मिलने को रोक रहा है, मेटिंग को रोक रहा है, समझ रहे हो ना, तो समझ में आ गया, तो ये मेन इनका मेथड है। अब इसमें 3 मेथड हो सकते हैं, रिदिम मेथड होता है, एक विड्रॉल मेथड होता है, एक लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, ठीक है, रिदिम मेथड को हम एक तरीके से कैलेंडर मेथड बोलते हैं, ठीक है, अक्सर कर फीमेल्स क्या करते हैं, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो करते ही हैं, उनको पता होता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस दिन से स्टार्ट हो रही है, इस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन से इस दिन तक, ठीक है, अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनका मानना होता है कि मेटिंग की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, हाँ उसके बाद वो रिस्की डे स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें वो अगर मीटिंग करते हैं तो बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो, जो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं उनको पता होता है कि बेबी कंसीव करना है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करते हैं, ठीक है, कि ये पता है उनको ये 4 दिन है जिसके अंदर अगर कॉपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बेबी कंसीव हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये 4 दिन है जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिव कम है, पर मैंने बताया फेलियर चांस सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं, ठीक है, तो कैलेंडर मेथड होता है, इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, ये करके क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, समझ रहे हो कैसे काम करते हैं, कैलेंडर मेथड ही बोलते हैं, बताता हूं बस ये सुन लो, एक होता है विड्रॉल मेथड, ठीक है, विड्रॉल का मतलब होता है, विड्रॉल का मतलब होता है कि पेनिस एंटर करेगा वजाइना के अंदर, ठीक है, तो मेल को लगेगा कि इजेक्युलेशन से पहले मैं उसको विड्रॉ कर लूं, बाहर कर लूं, ठीक है, पर उससे पहले भी, ठीक है, सीमन हल्का सा रिलीज होता है, उसमें भी स्पर्म होते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी फेलियर चांस इसके सबसे ज्यादा होते हैं विड्रॉल मेथड के, ठीक है।
अगला होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अगर कोई मदर बेबी को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद 6 महीने ऐसे होते हैं जिसमें उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है तो उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें वो बेबी को फीडिंग कराती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने का मतलब है अगर मेटिंग होती है उस दौरान, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, पर ये भी फिक्स नहीं है। एनसीईआरटी 6 महीने लिखती है, पर किसी किसी फीमेल्स में ये 3 मंथ में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8 तक नहीं होती, ठीक है, वो वेरी करता है डेटा। समझ में आया? तो इसलिए फेलियर चांस इसके भी हैं, ठीक है। चलो, तो ये 3 मेथड है जिसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया तो मैं बता चुका हूं, एक बार और बता दूंगा। विड्रॉ तो कुछ है ही नहीं, समझ में आ गया। क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्वाइटस किया और इजैकुलेशन से पहले ही बाहर कर लिया, ठीक है। एक है रिदम मेथड, इसको सेफ पीरियड बोलते हैं, ये थोड़ा मैं समझा देता हूं। रिदम मेथड, सेफ पीरियड, ये इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं। इस तरीके से पूछा था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको इतना पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है, भाई 14वें दिन होता है अगर स्टैंडर्ड वैल्यू 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पर ये 2 दिन आगे पीछे हो सकती है स्टैंडर्ड वैल्यू में, +-2 डेज के आसपास होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 14 डेज की बात करूं, समझना, थोड़ा समझने का है। 14th डे, तो ये साइकिल मतलब ओव्यूलेशन 14th डे होता है नॉर्मल केस में। 14th डे क्या होगा? ओव्यूलेशन। समझना, पर +-2 डेज होता है, ठीक है, +-2 डेज, +-2 डेज, +-2 डेज हो सकता है, 2 दिन ज्यादा या 2 दिन पहले, 2 दिन आगे या 2 दिन पहले 14 से, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यानी 2 दिन पहले का मतलब क्या हो गया? वही 14, 13, 13 से पहले क्या आएगा? 12। यानी ये ओव्यूलेशन 12th डे भी हो सकता है, 13, 14 तक हो सकता है, या 14, 15, 16 तक हो सकता है। समझ में आ गया? यानी अगर मैं ओव्यूलेशन की बात करूं तो ओव्यूलेशन का जो पीरियड निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। यानी इस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन होता है 12 से 16 दिन के बीच में, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे हो? अगर 28 डेज के हिसाब से देखते हैं तो मिड वैल्यू निकल के आती है 14, 14वां दिन, प्लस साफ साफ लिखा हुआ है +-2 डेज हो सकता है, ठीक है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, इतना वेरी करता है, ये करता ही है, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो डे ऑफ एवोल्यूशन समझ में आ गया। डे ऑफ एवोल्यूशन 12 से लेकर के 16 दिन के बीच में ओव्यूलेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, समझना। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ओके सर, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन का मतलब है ये पता, ये इट इज अ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको लाइफ पता होनी चाहिए, लाइफ ऑफ स्पर्म एंड ओवा। भाई स्पर्म की लाइफ वेजाइनल ट्रैक के अंदर कितनी हो सकती है? फीमेल ट्रैक के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर निकलती है तो एसिड में डाल दोगे मर जाएगा बेचारा, ठीक है। आप समझ रहे हो? ओवा बाहर निकल गया तो खत्म हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जा निकलता है, रिलीज होता है, तो उसकी एक लाइफ होगी। मतलब फीमेल ट्रैक के अंदर, फीमेल ट्रैक में लाइफ ऑफ स्पर्म ओवा फीमेल ट्रैक में कितनी होगी? स्पर्म की अप्रोक्सीमेटली 3 डेज के आसपास होती है। ओवा की जो लाइफ स्पेन होगी ओनली 1 डेज के आसपास होगी, 1 दिन। तो अगर मैं लाइफ की बात करूं, उसको अलग से लिख दे रहा हूं मैं, स्पम और ओवा की लाइफ की बात करूं अगर मैं, तो स्पम की लाइफ लगभग 3 दिन और ओवा की लाइफ लगभग 1 दिन होती है फीमेल ट्रैक के अंदर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी से कंसेप्ट समझ में आएगा आपके। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा 1 मिनट यार, इसको थोड़ा सा, अरे
देखता हूँ, आप पता है नहीं, आप पता, ठीक है, समझना। अगर मान लो 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, 10वां दिन है, 10th डे। टेंथ डे अगर कोई कॉपुलेशन करता है और स्पर्म की एंट्री 10वें दिन हो जाती है, स्पर्म एंटर 10वें दिन, तो क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है? यस, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन स्पर्म एंटर करेगा तो स्पर्म की लाइफ कितनी होगी, जरा बताओ, लाइफ कितनी होगी स्पर्म की? लाइफ लाइफ होगी 3 डेज। 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रहेगा भाई। 10 के बाद क्या आ रहा है? 11, और 11 के बाद क्या आ रहा है? 12, यानी 12 तक तो स्पर्म जिंदा रहेगा ही। और 12वें दिन अगर ओव्यूलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर 12वें दिन ओव्यूलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म की सर्वाइबिलिटी 3 दिन है ट्रैक के अंदर, ठीक है। वो 3 दिन तक इंतजार कर सकता है ओवा का। अगर ओवा आ गया 12वें दिन और ये 10वें दिन एंटर कर चुका है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भाई। समझ में आया नहीं आया? हाँ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, क्योंकि स्पर्म की लाइफ जो होती है, ठीक है, स्पर्म लाइफ, स्पर्म की जो लाइफ होती है 3 डेज होती है। क्लियर है बिल्कुल। अगर मान लो 16वें दिन ओव्यूलेशन हो गया, 16वें दिन क्या हो गया? ओव्यूलेशन। तो ये ओवा जो 16वें दिन है वो कितने दिन तक सरवाइव करेगा? 1 दिन तक, 16 से 17th डे, 17वां दिन। 1 डे लाइफ है ओवा की। ओवा की लाइफ 1 दिन है, तो अगर 16वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो 17वें दिन तक ओवा जिंदा रहेगा। समझ में आ गया? यानी अगर 17वें दिन स्पर्म एंटर करता है, 17th डे, तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म की एंट्री, फीमेल ट्रैक में स्पर्म 17वें दिन एंटर करता है तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कितने दिन तक है? अगर मैं आपसे कहूं 10 से लेकर के 17th डे, यहां फर्टिलाइजेशन की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। यानी सेफ पीरियड क्या होगा भाई? 10 से पहले सेफ है और 17 के बाद सेफ है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू, पर जो कभी भी फिक्स नहीं होता, पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल ये साइकिल वेरी करती है, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर कोई फीमेल बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू फॉलो करती है, बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही है, ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, तो इतना नेचुरल वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी भाई सेफ पीरियड आपसे पूछे, सेफ पीरियड क्या होगा, समझना। आप बोलोगे बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 10th डे एंड आफ्टर 17th डे, ये है भाई सेफ पीरियड। 10 से पहले या 17 के बाद, ये बीच का पीरियड तो क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? इसलिए कि अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन किसी का होता है तो 2 दिन आगे पीछे वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, 2 ± 2 डेज, +-2 डेज, ठीक है। अगर 16वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो ओवा 17वें दिन तक सरवाइव करेगा, क्योंकि 1 दिन उसकी लाइफ है, और स्पर्म एंटर कर गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर 12वें दिन ओव्यूलेशन होता है और 10वें दिन स्पर्म एंटर कर रहे हैं
तो स्पर्म की मैक्सिमम लाइफ 3 दिन है, ये 12वें दिन तक कैपेबल रहेगा ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके आगे, उससे पहले फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इससे पहले और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। बट ये मैं बात कर रहा हूं बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू, जो फीमेल मतलब बहुत कम होती है फीमेल्स में, ठीक है, आज के टाइम में। तो ध्यान रखना है आपको, ये सेफ पीरियड है, समझ में आया? सॉरी, ये सेफ पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, जहां फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, रिदम मेथड, सेफ पीरियड या पीरियडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में फीमेल कैलेंडर पर बस क्रॉस कर देती हैं, कि बना देती हैं कि ये सेफ पीरियड है, ये है, इसके हिसाब से जिस दिन मेंस्ट्रुअल हुआ है उसके हिसाब से काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से, ठीक है, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला मैंने बताया था आपको लैक्टेशनल एमेनोरिया, करा चुका हूं उसको एक बार, पर हिंट दे देता हूं एक बार और मैं। मान लो, मान लो ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ा होता है? पिट्यूटरी, क्योंकि कंसेप्चुअल है, हार्मोनल है इसलिए, ठीक है। और ये आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, क्या निकालने के लिए? पीआरएल, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ड्यूरिंग लैक्टेशन, रिलीज ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। कितने मंथ का लैक्टेशन पीरियड होता है? 6 मंथ। समझना। पर इस हार्मोन का एक नेगेटिव फीडबैक भी है, क्या है? जब तक ये हार्मोन निकलता है ना, तब तक ये क्या काम करता है? नेगेटिव नेगेटिव सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस के पास, और एक हार्मोन के सीक्रेशन को इनिबिट करता है जीएनआरएच, ठीक है, ये इनिबिट करता है, इनिबिट। यानी जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा तब तक ये जीएनआरएच को निकलने नहीं देगा। और जीएनआरएच करता क्या है, आप जानते हो? जी एनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए? दो हार्मोन, एलएच और एफएसएच, एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच क्या काम करते हैं? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो ये हार्मोन नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं काम करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। कब तक नहीं चलेगी? 6 मंथ। यानी इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, इसको एमेनोरिया बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? यस सर, यस सर, पीआरएल इनहिबिट जीएनआरएच। किसी को कोई डाउट शाउट है? न्यूट्रॉन 2.0 में क्लास अभी देखता हूं बेटा क्या है इनका। टैग वाले भी क्या बताएं, चलो खैर, यहां तक बताओ। समझ में आया नहीं आया? बीएमएस डन, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अभी टेंशन मत करो बेटा, मैं देखता हूँ, ठीक है। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड भी देख लो, यहां तक लिख लो पहले उसको, फिर ले बैक, ये भी लिख लो।
हो जाए तो डन लिख देना, डन हो गया, इसको भी नोट कर लो। ऑल क्लियर, नो डाउट, ब्रेन में सेट। पीएमएस, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ यार एंटीरियर ही होती है ना, पोस्टीरियर थोड़ा निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ये सब तो मैं करा ही चुका हूँ अच्छी तरीके से आपको। डन, जबरदस्त, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे नेचुरल मेथड कम समझ में आ गए आपके। रिदम मेथड, सेव पीरियड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, और एक लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। लोग इसको नेचुरली इसको यूज करते हैं और फेलियर चांस इनके सबसे ज्यादा होते हैं। अब बैरियर मेथड, ठीक है, एक जमाने में ये मेथड नहीं था बट अब बहुत यूज हुआ, और कहीं ना कहीं एचआईवी के इन्फेक्शन यानी एड्स, जो एक रोग है जो होता है एचआईवी की वजह से, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको प्रमोट किया, समझ रहे हो, और कह सकते हो कि एचआईवी बहुत बुरी तरह से फैल रहा था। तो रेलवे स्टेशन, जगह जगह पर जो वेइंग मशीन्स होती है ना, उसकी जगह इस तरीके की मशीन्स बनाई गई जिसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डालेंगे तो ये चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी, यानी बहुत इजीली पान के खोखे से लेकर के हर जगह, जिससे कि लोगों की पहुंच में हो, ठीक है। क्योंकि अब किसी को रोका तो नहीं सकता भाई ऐसा ना करो वैसा करो, ठीक है, तो इतना ही कर सकते हैं, करो, मना नहीं कर रहे, बट इन चीजों को यूज करो जिसकी वजह से एचआईवी और एसटीडी जैसी भयानक बीमारियां, ठीक है, एकदम बुरी तरह से ना फैले, लाखों लोगों की जो डेथ होती है वो ना हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो गवर्नमेंट का एक अपना खुद का ब्रांड था, गवर्नमेंट का एक निरोध के नाम से, ठीक है, और ये रबड़ और लेटेक्स का होता है, ठीक है, समझना मेरी बात, मैं कॉन्डोम की बात कर रहा हूँ, बैरियर मेथड की बात कर रहा हूं। तो बैरियर मेथड करते क्या है, बैरियर का भी वही कंसेप्ट है, ये मेटिंग को रोकते हैं। बैरियर नहीं देखा होगा आपने, रेली है, बैरियर लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो, बैरियर की वजह से वो जो भी भीड़ आ रही थी वो रुक जाएगी, तो ये बैरियर है, समझ रहे हो। फीमेल ट्रैक में, ठीक है, गैमीट की एंट्री को रोकते हैं, मेल गैमीट की एंट्री को रोकते हैं। ये मेल के लिए भी होते हैं और ये फीमेल के लिए भी होते हैं। बैरियर, बैरियर का मतलब जो रुकावट पैदा करते हैं वो बैरियर है। इनमें कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। रबर और लेटेक्स के होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, और निरोध का नाम मत भूलना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांड, ठीक है। बैरियर मेथड करते क्या है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, मेटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉन्डोम, फेम शील्ड, ये दोनों ही रिवर्सिबल हैं, नहीं नहीं सॉरी इरिवर्सिबल हैं, ये भी इरिवर्सिबल है, ठीक है। जबकि इन तीनों की बात करता हूं तो रिवर्सिबल हैं, ये तीनों रिवर्सिबल का मतलब समझते हो, ठीक है। सर्विकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट, ये रबड़ के मिलके बने हुए होते हैं, लोग इसको यूज करते थे, देन अगेन, ठीक है, पानी में इसको बॉइल करके अगेन यूज करते थे। पहले देखा होगा सिरिंज यूज की जाती थी, कांच की होती थी, उसको डॉक्टर्स यूज करते थे, फिर एक बॉइल किए हुए बर्तन होता था उसमें डाल देते थे, हीट उसमें होती थी बहुत ज्यादा, तो उससे जम्स खत्म हो जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से रीयूजेबल होते थे, समझ रहे हो ना, रिवर्सिबल होते थे एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। और कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। पर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एक ही आया हुआ है, जितने भी मेथड बताऊंगा चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, सिर्फ दो ही मेथड ऐसे मेथड हैं जो एसटीडी और एचआईवी से प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ दो ही मेथड हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, जमाना था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब इस चैप्टर को शायद मैं पढ़ाता ही नहीं था, ठीक है, छोड़ देता था मैं, ठीक है, या बहुत पहली साल मुझे याद है बहुत हेजिटेट होकर पढ़ा था, कैसे पढ़ाऊं उसको, कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। फिर जब बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चंस आए और मेरा सिलेक्शन रुक गया,
ठीक है। मतलब तब मुझे एक गिल्टी सी फील हुई कि मैं अपनी हेजिटेशन की वजह से बच्चे का सिलेक्शन रुक गया मेरा, ठीक है। तब से मैंने सोचा कि अगर कोई दायित्व मिला है समझाने का तो उसको इस तरीके से समझाओ कि, क्योंकि भाई बच्चा क्या कर रहा है, वो आगे जाकर के डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, वो उसके लिए मतलब आप समझ रहे हो ना। तो पहले तो थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए आपका। थॉट प्रोसेस जब वैसा होगा, जब आप उस तरीके से चीजों को लोगे कि यार इट इज अ, मतलब वो चीजें हैं जो आपको अपनी पर्सनल, मतलब जो अपनी लाइफ है आपकी, जो आपकी रूटीन लाइफ होगी फ्यूचर में जाकर के, ठीक है, तो चीजों को आपको गाइड करना पड़ेगा। जब आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलेगी तभी तो आप आगे जाकर के अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर पाओगे, ठीक है। तब से सोचा कि हर चीज को चाहे वो कैसी भी हो, अगर सिलेबस में है तो बच्चों को बहुत कंसेप्चुअल उसकी मैकेनिज्म के साथ क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, तो बस सीधी सी बात है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पे 2 से 3 बन जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सा ऐसा है जो पूछेगा कि प्रिवेंट फ्रॉम एड्स एंड HIV, ये दो ही हैं। STD, STD या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एंड ठीक है एड्स, एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। इनसे बचाने के लिए, इनसे रोकने का सिर्फ दो ही का काम है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि ये गैमीट को मिलने ही नहीं देंगे, या कह सकते हो मेल और फीमेल गोनैड्स को आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करने देंगे, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि जरूरी नहीं है ठीक गैमीट के मिलने से ही होता है, बॉडी का कोई भी फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो एड्स उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो ब्लड हो, समझ रहे हो, चाहे वो कोई भी बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो, अगर वो कांटेक्ट में आएगा बॉडी दूसरी बॉडी के फ्लूइड में, ठीक है, ओके, तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है ये, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे पढ़ो, ठीक है। ये थोड़ा ब्रांड ध्यान रखना है आपको। ये मेल कॉन्डोम का दे रखा है, अच्छा फीमेल के अंदर क्या होता है, 2 रिंग होते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है सर ये कैसे काम करते हैं, देख लो, ठीक है। अगर मैं फीमेल कॉन्डोम की बात करता हूं तो 2 रिंग है, एक रिंग टिल्ट करके सर्विकल कैप को कवर कर लेती है, ठीक है, समझना, यहां से बंद होगी ये वाला एंड इसका क्लोज है, बंद है। छोटी रिंग क्या करती है, सर्विकल कैप को बंद कर देती है, ठीक है। बड़ी रिंग ओपन होती है, ये ओपन होगी, ठीक है, बड़ी रिंग ओपन है, इसीलिए स्पर्म इसमें जाएगा पर सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएगा, सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, वॉल्ट, ठीक है, या सर्विकल कैप या डायफ्राम की सेम रबड़ के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सर्विक्स के अराउंड लगा दिया जाता है, तो सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को रोकेंगे। यहां पर बॉडी फ्लूइड स्पर्म सारे के सारे कहां जाएंगे, ट्रैक में जाएंगे, फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। इससे HIV भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, ठीक है, पर गैमीट की एंट्री सर्विक्स में नहीं होगी, सर्विक्स में एंट्री को रोकते हैं। समझ में आया नहीं आया, चलो। अब केमिकल मेथड, केमिकल कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे उस टाइम पर सर्विकल कैप, वॉल्ट, इनके संग कुछ केमिकल को मिला करके लगा दिया जाता था। केमिकल स्पर्मीसाइडल होते हैं, स्पर्म को किल करने वाले होते हैं, स्पर्म को मारने वाले होते हैं, उनको स्पर्मीसाइडल बोलते हैं, जो स्पर्म को मार दे, स्पर्म को किल कर दे। बिल्कुल डॉक्टर जैसा थॉट होना चाहिए भाई, सही, एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ सारा थॉट प्रोसेस है, आप फील करना चालू कर दो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप फील करना चालू कर दो फ्यूचर में आपको लोगों को ट्रीट करना है, फ्यूचर में आपको लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, तो वो चीजें आपके संग होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो और आप जोश और जुनून से लगोगे उस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फीलिंग आनी चाहिए, वो चीजें तो जरूरी है। समझ में आया नहीं आया, हाँ, ठीक है। अब आ जाओ, तो केमिकल मेथड की बात चल रही है, केमिकल मेथड क्या होते हैं, स्पर्मीसाइडल्स होते हैं, स्पर्म को मारने वाले, ठीक है, समझना। अक्सर कर क्या भाई, स्पर्म एसिडिक मीडियम में मारे जाते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, बोरिक एसिड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये सब स्पर्मीसाइडल हैं, जे स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्रीम की फॉर्म में आते हैं, जेल फॉर्म, वेजाइनल टैबलेट एक्सेट्रा, इनकी फॉर्म्स बहुत सारी हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म्स बहुत सारी हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, फीमेल को उससे कोई नुकसान नहीं होता, पर एसिडिक मीडियम के अंदर स्पर्म मारे जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पर यही यूज होते हैं।
These contain chemicals like citric acid, boric acid, zinc sulfate, etc. It kill the sperm by disrupting the membrane. स्पर्म की मेम्ब्रेन को किल कर देते हैं, सिंपल, एक लाइन याद रखना है। ऑर्गेनिक एसिड है, स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके किल कर देते हैं, स्पर्मिसाइडल, ठीक है, ये भी लोग यूज करते थे। आगे आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। अगर पास्ट के पेपर्स उठाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से मिलेंगे, नाम में छुपा हुआ है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ऐसे डिवाइस या युक्ति कहते हैं इनको हिंदी में, जिनको आप यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हो, समझ रहे हो, हिंदी में बोलते हैं रोपित करते हो, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, जिनको आप यूट्रस में इम्प्लांट करते हो, समझ रहे हो, ऐसे डिवाइस इनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी रिलीज नहीं करते, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं। तो 3 प्रकार के इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पढ़ाने वाला हूं, 3 प्रकार के, ठीक है, कॉपर रिलीज करने वाले, हार्मोन रिलीज करने वाले, और इनट कुछ भी रिलीज नहीं करते, नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। पर काम कैसे करते हैं ये समझना है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक बात बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी की 4 लाइनें मैंने निकाल ली हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करूं तो इसको क्या कोई फीमेल सेल्फ इंप्लांट कर सकती है यूट्रस में? नो। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको इंसर्ट करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या किसी एक्सपर्ट नर्स की जरूरत पड़ेगी। आप सेल्फ इसको अपने वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंप्लांट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस करते क्या हैं, ठीक है, स्पेशली मैं कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की बात करूं, ठीक है, तो कॉपर करता क्या है, कॉपर, कॉपर आयन जब रिलीज होते हैं ना इनसे, तो स्पर्म जब आता है ना तो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं। जब स्पर्म दौड़ लगा करके पार, जैसे मानो एसिड का एक तालाब है, ठीक है, जिसके अंदर मगरमच्छ पड़े हुए हैं जो पकड़ के खा जाते हैं, एक एसिड का तालाब जिसमें मगरमच्छ पड़े हुए हैं, एक तो एसिड के तालाब में गिरने से मर जाओगे, अगर उस तालाब में बच भी गए तो मगरमच्छ खा जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उस तालाब को जितनी तेजी से दौड़ के पार करोगे बच जाओगे, जितनी तेजी से दौड़ के पार करोगे बच जाओगे। तभी तो मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, मात्र कुछ 1000 और 200 तक वहां पहुंचते हैं, और उनमें से एक एंटर कर पाता है, सारे के सारे इसी एसिड और मगरमच्छ के तालाब में मारे जाते हैं। मतलब एसिडिक मीडियम और मैक्रोफेज बैठे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां जो स्पर्म तेजी से पार कर जाएगा वो क्रॉस कर जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। तो इसीलिए समझना, अब स्पर्म को हम नहीं चाहते वहां तक पहुंचे, तो हमने क्या काम कर दिया, हमने कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस डाल दिए जो कॉपर को रिलीज करते हैं। कॉपर कॉपर क्या काम करता है, स्पर्म की मोटिलिटी, दौड़ने की एबिलिटी को घटा देता है। तो स्पर्म उस तालाब में धीरे से आके गिर जाएगा, दौड़ पाएगा नहीं, मगरमच्छ पकड़ पकड़ के खा जाएंगे भाई आराम से, दौड़ ही नहीं पा रहा है तो खाएंगे पकड़ के। यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी घट जाती है, ठीक है, विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस। कैसे? क्योंकि कॉपर आयन उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, कॉपर आयन उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। इतना ही नहीं, कॉपर आयन मोटिलिटी को भी सप्रेस करते हैं, और स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन थे ना, जिसकी वजह से लॉकेन की हाइपोथेसिस लग रही थी, लॉकेन की हाइपोथेसिस, समझ रहे हो, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन, उनको भी चेंज कर देते हैं। स्पर्म तो छोड़ो, ओवा की प्रोटीन को भी चेंज कर देते हैं ये कॉपर आयन। यानी स्पर्म और ओवा को इनकैपेबल बना देते हैं कि वो नेचुरली फर्टिलाइज ही ना कर पाए, ठीक है। अगर आपने कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा दिए तो एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगी, दूसरा उसकी प्रोटीन को चेंज कर देंगे, ओवा की प्रोटीन को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वो नेचुरली फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, अनकैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी घटा देते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, समझ में आ गया। इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर मैं बात करूं, इट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। वो चाहते हैं 2 बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए, जरूरी है, इससे मदर की हेल्थ मेंटेन रहती है। तो इसके लिए आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है।
इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा सबसे वाइडली मेथड जो इंडिया में यूज है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, वाइडली, समझ रहे, एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको फीमेल्स में, फीमेल की बात चल रही है, फीमेल ने सबसे ज्यादा यूज किया है दो बच्चों के बीच में कि गैप रखने के लिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। समझ में आया नहीं आया, तो 4 पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल सी बात है, डॉक्टर और एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कॉपर लीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं क्योंकि मोटिलिटी को घटा देते हैं, साथ में स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देते हैं। दो बच्चों के बीच में गैप का सबसे अच्छा तरीका है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड फीमेल के लिए अगर कोई रहा है तो वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस रहा है। समझ में आया नहीं आया, 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, इन पर क्वेश्चन आता है। अब मैकेनिज्म की बात करूंगा, कंसेप्ट की बात करूंगा और टाइप्स की बात करूंगा, ठीक है। 3 प्रकार के इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आते हैं, एक तो आते हैं इनर्ट, नॉन मेडिकेटेड, कुछ भी रिलीज नहीं करते, लूप्स होते हैं, यूट्रस में डाल दिए जाते हैं, इनका एग्जैक्ट मेथड नहीं पता अभी, ठीक है। किताबों में जो लिखा है वो बता रहा हूं मैं, अच्छी इंटरनेशनल किताब पढ़ोगे, एग्जैक्ट मेथड आइडेंटिफाई नहीं है, बट ये यूट्राइन मेम्ब्रेन को, यूट्रस की वॉल को इनकैपेबल बनाते हैं जिसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो बस नाम याद रखना है, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। लिपिस लूप, लूप बने होते हैं इनके, लिपिस लूप, एक एग्जांपल पूछ सकता है। एक कॉपर लीजिंग बताऊंगा मैं आपको, कॉपर लीजिंग, जो कॉपर लीज करते हैं, कॉपर टी के नाम से आते हैं, कॉपर टी 7, कॉपर टी मल्टी लोडेड, कॉपर टी 375, क्या अंतर होता है समझाता हूं अभी। एक हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस आते हैं, नीट में बहुत बार पूछा गया है, प्रोजिस्टा सर्ट और LNG-20, प्रोजिस्टा सर्ट और LNG-20, ये बहुत पूछे गए, ठीक है। ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर एक ही हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, बोथ आर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग। बोथ आर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइस। समझ रहे हो, सोचो ये लेक्चर अगर कोई मैथ्स वाला टीचर देख रहा हो, कोई फिजिक्स वाला टीचर देख रहा हो, कोई केमिस्ट्री वाला टीचर देख रहा हो, तो क्या क्या सोच रहा होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाँ। समझ में आया नहीं आया, हाँ, मैक्रोफेज, BMS, नॉन मेडिकेटेड, कुछ भी इसमें डिवाइस नहीं होती, समझ रहे हो, हाँ। हाँ बिल्कुल सही, एक, समझ में आया, चलो BMS हो गया, ठीक है। अब मैं एक एक को उठा रहा हूं, सबसे पहले कॉपर लीजिंग डिवाइस की बात करता हूं, एक कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है। जैसे मार्केट में इस तरीके की डिवाइस आती है जिसमें कॉपर भरा होता है, कॉपर लोडेड होता है इनके अंदर, इनको यूट्रस में इस तरीके से लगा दिया जाता है, ठीक है। एक थ्रेड होता है इस तरीके से, ये कॉपर लोडेड होता है इनके ऊपर, मान लो कॉपर इन पर लोड है, ये कॉपर लोड है इस पे, ऐसे 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 कॉपर लोड है इस पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इनके भाई सब पे ही कॉपर होता है, पर कितना कॉपर लोड है, किसी फीमेल को 2 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है, किसी को 3 मंथ के लिए चाहिए, किसी को 4 मंथ के लिए चाहिए कॉपर, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, लगभग 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे चाहिए स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने के लिए, लगभग 50 माइक्रोग्राम पर डे, इतना चाहिए ही चाहिए। उसके हिसाब से किसी को 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए अगर डिवाइस चाहिए, उतना ही हम कॉपर अपलोड कर देते हैं, पर इनके भी ड्रॉबैक थे, समझाता हूं अभी, ठीक है। समझो, स्टैंडर्ड वैल्यू, कॉपर की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रोग्राम पर डे, इतना कॉपर चाहिए, समझ रहे हो। कॉपर करता क्या है, मैंने बताया था, कॉपर आयन धीरे धीरे यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करते हैं एक टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए, केमिकल्स, और ये टॉक्सिक केमिकल स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं, जिससे उसकी खुद की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी घट जाती है और स्पर्म बेकार हो जाता है और फेगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इट हैज लोकेटेड, सॉरी, इट हैज लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बाय द रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस, ठीक है। ये कॉपर आयन
यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करते हैं कि टॉक्सिक साइटोकाइंस निकालो, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सब डायरेक्ट कॉपर नहीं करते, वो साइटोकाइंस करते हैं, ठीक है। पर दिक्कत क्या आती है, फीमेल ट्रैक में कैल्शियम भी रिलीज होता है, ये कैल्शियम धीरे धीरे इनके ऊपर चिपक जाता है, और कैल्शियम के चिपक जाने से कॉपर रिलीज नहीं हो पाता, तो ये डिवाइस लगे हुए भी बेबी कंसीव हो जाता है, दिक्कत आती है, यही दिक्कत है इनकी, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। ये सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देते हैं, स्पर्म की भी और ओवा की भी, मैंने कहा दोनों की ओवम भी लिख दिया है। मार्केट में कई नाम से आते हैं, कॉपर T200, इसमें अलग कॉपर होगा, अलग अमाउंट में, कॉपर T250, कॉपर T375, कॉपर T380, समझ रहे हो ना मेरी बात, कॉपर T7 एटसेट्रा, 50 नाम आते हैं, पर सब में होता कॉपर है, और कॉपर का सीधा स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है 50 माइक्रोग्राम एक दिन में चाहिए, समझ रहे हो, जो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देता है, क्या करके, यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करके, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करती है, जो सीधे सीधे स्पर्म की, समझ रहे हो, प्रोटीन्स को और उसके भागने की कैपेसिटी को घटा देते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस, समझ में आ गया, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए कि आपको अपने टारगेट से मतलब होना चाहिए, दुनिया क्या सोच रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि भांति भांति की बुद्धियां हैं, भांति भांति के लोग हैं, मतलब वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, लोगों की मेंटल स्टेटस जानना है तो किस तरीके के लोग हैं, क्या करते हैं, अब यूट्यूब को धंधा बना लिया है और कुछ नहीं है, सीधी माने में कहा जाए तो कुछ नहीं है। और आपकी उम्र के बच्चे पता नहीं क्या है, क्यों नहीं समझ पाते क्या है रियलिटी क्या नहीं है। चलो, मुझे एक मतलब एक वाक्य याद है, अब मतलब शेयर कर लेता हूँ आपसे, ठीक है, थोड़ा सा है, मतलब मैं चीज़ों को मतलब अलग तरीके से सोचता हूँ, कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि उस समय टीवी पर BMW, मर्सिडीज, जैगवार, या जो मतलब उस समय में छोटा था मैं, ये ऐड नहीं आते थे, ठीक है, और शायद रतन टाटा का आर्टिकल था, तो उन्होंने कहा ये कभी ऐड क्यों नहीं आते टीवी पर, टीवी पर मतलब छोटी गाड़ियों के ऐड, बाइक के एड्स, इन साइकिल के ऐड, इनके ऐड आते थे, ठीक है, क्यों आते थे, इन बड़ी गाड़ियों के ऐड क्यों नहीं आते थे, ठीक है, तो रतन टाटा जी ने उसको एक्सप्लेन किया है, एक्चुअल में ये गाड़ियां वही लोग खरीद सकते हैं जो कभी टीवी नहीं देखा करते, समझ रहे हो, जो कभी यूट्यूब पर नहीं होते, जो सिर्फ अपने टारगेट, अपने गोल पर फोकस करते हैं, ठीक है, वही इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं, इसलिए इन कंपनियों को पता है ये वाली बात, समझ रहे हो, तो टीवियों पर वो ऐड आते हैं, यूट्यूब पर वो ऐड आते हैं, यूट्यूब पर वो लोग एक्टिव हैं, समझ रहे हो, जो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ठल्लू हैं, सीधी भाषा में कहा जाए, समझ रहे हो, जो बेकार के लोग हैं, जिन पर कोई मतलब समय टाइम पास करने के लिए टाइम ही टाइम है, तो उन लोगों के लिए उनकी जैसी चीजें आती हैं, ठीक है, जो वाकई में टैलेंटेड हैं, जो वाकई में इंटेलिजेंट हैं, जो वाकई में जिनका बड़ा गोल है, वो चीजें यूट्यूब और आपको टीवी एड में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनको वही लोग ले पाएंगे जो इस चीज के लिए बने हैं। समझ में आया? चलो, वापस बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं। अरे भाई कौन है, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं मैं, समझो, एक बात समझ में आ गई, सच समझना मेरी बात, ठीक है, टाइम ओवर नहीं है, मैंने कहा ना आज तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास 1:30 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि उनके 15 मिनट मैं, क्योंकि लेट मुझे चीजें पता चली हैं तो लेट ही चीजें वहां भी स्टार्ट होंगी, ठीक है, उन सर की जगह मैं ले रहा था ना, ठीक है, आज सर कहीं प्रॉब्लम में थे या फंस गए थे, कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, गाड़ी आड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट मुझे कॉल आया कि सर कहीं प्रॉब्लम में है, तो आप उनकी जगह क्लास लेनी है आपको, ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत करना, मेरे बाद अब सर की क्लास आ जाएगी, वीटी सर की, तो वो एकदम ब्रेन में सेट ही कर देंगे, ठीक है, चलो, ओके, नहीं कल तो क्लास सेम टाइम ही रहेगी मेरी, जो टाइम है, अरे भाई कल की क्लास सेम टाइम रहेगी, हाँ, खत्म कर रहा हूं मैं, बस एक इतना सा बचा है, इसको देख लो, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस खत्म करता हूँ।
हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस दो ही बताई है मैंने आपको, ठीक है, कौन कौन सी, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, और दोनों में समझना, दोनों के अंदर समझना, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 का एक नाम और होता है लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, ठीक है, प्रोजेस्टा सर्ट और लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, बोथ आर प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग, यानी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक तरीके से फर्ट मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता अगर बढ़ा हुआ है। अच्छा प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ता है जरा बताओ, प्रोजेस्टेरॉन तब बढ़ता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, समझ रहे हो, और आप प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा दो, यानी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, नहीं चलती, क्योंकि वो सीधे GnRH के सिक्रेशन को रोक देता है, समझ रहे हो। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर किसी का बढ़ जाए तो क्या होगा, तो समझो मेरी बात, ये छोड़ो बकवास, सीधी बात पर आओ, ठीक है, सीधी बात क्या है, मानो ये यूट्रस है, ये एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, समझ लो, ये समझ में आ गया तो पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, बस सब में यही मेथड है, यही चीज है, ये मेन चीज है, इसे समझ लिया, सब चीजें क्लियर, सर्विक्स है, वजाइना है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है तो पता ही है सबको, ठीक है, ठीक है, सबको पता है, अब समझना, अच्छा थोड़ा एक ये भी दिखाना ही पड़ेगा, अगर मान लो किसी ने हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट कर दी जिसमें हार्मोन भरा हुआ था, तो हार्मोन निकलेगा यहां से, सिंपल सी बात, हार्मोन निकलेगा, और यूट्राइन वॉल हाईली वेस्कुलर होती है, यानी हार्मोन निकलेगा सीधा ब्लड में जाएगा, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड, ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा, समझना, जैसे ही ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा खेल चालू, समझना, जैसे आपने हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक LNG-20 लाइक प्रोजेस्टा सर्ट, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, आपने किसी यूट्रस में इंप्लांट किया तो प्रोजेस्टेरॉन निकलना चालू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल केस में कब हाई होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अभी प्रेग्नेंट नहीं थी, इसने पहले ही हार्मोन का लेवल बढ़ा लिया इस डिवाइस को लगा करके, ठीक है, तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो उसको तो पता ही नहीं प्रेगनेंसी है या नहीं है, पर अपना काम करना चालू कर देगा। काम क्या करेगा ये, सबसे पहला काम होगा इस हार्मोन का, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक करेगा, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, ये क्या काम करेगा, सर्विक्स के म्यूकस को धीरे धीरे थिक कर देगा, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करनी है इसको ये पता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, समझना, ये क्या काम करेगा, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस की थिकनिंग करा देगा, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, तो यहीं से काम चालू, स्पर्म की जो एंट्री होनी थी ना, यहां पर स्पर्म की जो एंट्री होनी थी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, स्पर्म के लिए अवरोध, होस्टिल लिख दिया मैंने, होस्टिल फॉर स्पर्म, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस कराने से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, पहला काम तो ये काम कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, इस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और क्या काम कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, समझना मेरी बात, ये प्रोजेस्टेरॉन अगला काम क्या कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन
जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एबिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी, क्योंकि जब तक ये मोटल और सिक्रेटरी नहीं होगी तो स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको क्या कर देगा, घटा देगा। दूसरा काम ये कर दिया इसने, इसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा दिया आपने। और क्या काम करेगा ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, समझना मेरी बात, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, पूरा मेथड समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस ये आप जानते ही हो, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, यहां से एक हार्मोन निकलता है GnRH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि LH और FSH निकालो। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH निकलता है और FSH निकलता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या क्या काम करता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। जबकि LH हार्मोन क्या काम करता है, LH, ठीक है, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन कराता है, ओव्यूलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और क्या काम करता है, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और क्या काम कराता है ये LH और FSH, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल और इंक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के भाई जितना फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन उतना ही बढ़ेगा। तो सब काम कौन करा रहा है, GnRH। पर जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दोगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या काम करता है, मैंने बताया था पार्चुरेशन के अंदर, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ते ही GnRH इनहिबिट हो जाता है। तो ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट कर देगा किसको, GnRH। तो GnRH नहीं निकलेगा, ठीक है, LH और FSH नहीं निकलेंगे, ना तो ओव्यूलेशन होगा, ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, समझ रहे हो, ना कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, ना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा सॉरी ना फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, समझ रहे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, एन ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ रुक जाएगा। यानी अगर आपने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया तो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या क्या करने वाला है, ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल, जब भाई एस्ट्रोजन नहीं होगा तो थिकनिंग नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, सर्विकल म्यूकस को चेंज कर देगा तो सर्विक्स होस्टिल रुकावट पैदा करेगी स्पर्म की एंट्री के लिए, एन ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी यानी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन ही नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, स्टॉप मेंस्ट्रुअल। यानी इतना साइंटिस्ट जान चुके थे अगर एक ही हार्मोन है जो इस सब को रोक सकता है, वो कौन सा हार्मोन है, आप समझ गए, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो अगर आप ब्लड के अंदर, अब बढ़ाने के तरीके बहुत सारे हैं, या तो कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा दो जिसमें प्रोजेस्टेरोन हो, ठीक है, तो सब चीजें रुक जाएंगी, ठीक, फिर कितना भी फर्टिलाइजेशन हो, तो सॉरी कितना भी ठीक है कॉपुलेशन हो, ठीक है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि समझ रहे हो सब चीजें रुकी पड़ी हैं, बेबी कंसीव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन से फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दोगे, आप तरीके कोई भी हैं, आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा के बढ़ा दो, गोलियां खिला खिला करके प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, इंजेक्शन लगा लगा के प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, ठीक है, इम्प्लांट होता है कि कट लगा करके कुछ कैप्सूल लगा देते हैं प्रोजेस्टेरोन के, अब वो कैप्सूल लगा करके प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, यानी किसी भी तरीके से अगर आप ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हो, ठीक है, गोलियों की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, इम्प्लांट की फॉर्म में, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है,
वो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन आपके पूरे सिस्टम को स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्या क्या कर देगा? स्पर्म की मोटिलिटी, सॉरी फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी को घटा देगा, इसको थिक कर देगा, जीनरेज को रोक देगा, एनोवल्यूशन कर देगा, ल्यूटेल एक्टिविटी इनसफिशिएंट कर देगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं, फॉलिकल डेवलप ही नहीं होंगे, एस्ट्रोजन बनेगा नहीं, और जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ रुक जाएगा। उस फीमेल को नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा फील होगा कि वो प्रेग्नेंट है। आप समझ रहे हो? ऐसा फील होगा, समझ रहे हो? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा के रखा है, गोलियों, इंजेक्शन, टैबलेट्स, समझ रहे, एटसेट्रा, तमाम तरीके से आपने बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया है। तो यही तरीका था जो लोग यूज करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस समझ में आ गई होंगी, कॉपर रिलीजिंग समझ में आ गई, इनर्ट समझ में आ गई। ये मैंने मेन मैकेनिज्म बता दिया है, मेन मैकेनिज्म जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बस अब बताऊंगा इतना आगे कल की क्लास में कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रहे हो तो भी यही मैकेनिज्म होगी, इंजेक्शन लगा रहे हो तब भी यही मैकेनिज्म होगी, इम्प्लांट कर रहे हो तब भी यही मैकेनिज्म होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैकेनिज्म एक ही है, मैंने आज समझा दिया प्रॉपर। ठीक है, तरीके 50 हो सकते हैं जो मैं कल वाली क्लास में 2-3 तरीके और बताऊंगा, और परमानेंट करा करके एमटीपी कराऊंगा और सीधे इनफर्टिलिटी में एंटर कर जाऊंगा। समझे या नहीं समझे? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये सारा कंसेप्चुअल था, आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, कल खत्म है ये, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बता करके मैं एंड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। चलते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेट रहना, ठीक है, और एकदम पॉजिटिव थॉट लेके चलना। ठीक है, सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।